Am I audible? Okay. Today we will discuss with regarding to the today we will discuss with regarding to static portion of environment first, क्योंकि प्रीलिम में एनवायरनमेंट स्टैटिक और डायनेमिक ऐसे दोनों एस्पेक्ट से पूछा जाता है। आप इस साल प्रीलिम देने वाले हो? प्लीज काइंडली कंफर्म। आप इस साल प्रीलिम अपियर होने वाली हो या प्रिपरेशन ही चल रहा है अभी? ओके। लास्ट सेशन में हमने बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट की थी। मैंने बोला था कि कैसे हम एनवायरनमेंट को कवर करेंगे, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, देन बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, करंट इवेंट्स। और उसमें भी हमने बेसिक कंसेप्ट्स को कवर किया था। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, देन ट्रॉपिक लेवल्स, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स, ये भी हमने कवर किया था। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, बेसिकली एक्वेटिक एंड टेरेस्टेरियल, these are एक्वेटिक एंड टेरेस्टेरियल, ये दो इंपॉर्टेंट टाइप है। डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी कैसे, उस हिसाब से ये डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। एक्वेटिक में भी फिर एक बार फ्रेश वाटर एंड मरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर में लेंटिक, लोटिक एंड वेटलैंड इकोसिस्टम। देन लोटिक का मतलब होता है फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम। फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम मतलब क्या है? रिवर। जैसे हम सपोज, इफ वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ रिवर, तो रिवर एक लोटिक इकोसिस्टम है, फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम है। और
लेंटिक मतलब क्या है? स्टेबल या स्टैटिक इकोसिस्टम. ओके. देन वेटलैंड इकोसिस्टम, lentic, low-tick, and wetland ecosystem. Then उसके बाद हमने कम्युनिटी लेवल्स को कवर किया था. इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, ऐसे अलग अलग कम्युनिटी लेवल्स को भी हमने कवर किया था. देन डिफरेंस बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इसको भी कवर किया था. देन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम जैसे सनलाइट, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एपेक्स कंज्यूमर, डिकम्पोजर. डिकम्पोजर में भी सैप्रोफाइट्स और डेट्रियोरस का डिफरेंस देखा था. सैप्रोट्रॉप्स मींस एक्सटर्नल सीक्रेट एंजाइम टू ब्रेक डाउन, एंड डेट्रियोरस मींस इंटरनल ingest, digest detritus internally. Then size, साइज वाइज कैसे सैप्रोट्रॉप जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक होते हैं. देन डेट्रियोरस मोस्टली मैक्रोस्कोपिक. एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगी, मशरूम, मोल्ड्स. और डेट्रियोरस में एग्जाम्पल अर्थवर्म, मिलीपेड्स, डक बीटल, सम इंसेक्ट्स एक्सेट्रा. देन हमने नेक्स्ट इकोसिस्टम की ट्रॉपिक लेवल को भी कवर किया था. दिस इज द ट्रॉपिक स्ट्रक्चर. और ट्रॉपिक स्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 लेवल तक होता है. उसके ऊपर भी हो सकती है लेकिन एनर्जी ट्रांसफर बहुत लेस होता है. जैसे मैंने लास्ट सेशन में बोला था, यहाँ पे परसेंटेज में हम यूनिट में कंसिडर करेंगे. सपोज ये जो प्रोड्यूसर है उन्होंने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% मतलब 10 यूनिट ट्रांसफर हो गए. नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में इसके 10% मतलब 1 यूनिट. नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में इसके 10% मतलब 0.1 यूनिट. और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में उसके 1% मतलब 0.01 यूनिट. मतलब 100 यूनिट के बाद जब फिर ट्रॉपिक लेवल जाती है तो सिर्फ 0.01% यूनिट ही ट्रांसफर होते, इसलिए उसके बाद के ट्रॉपिक लेवल कंसिडर नहीं करते. सपोज हमने यहाँ पे 6 भी कवर कर लिया तो 0.001 बहुत माइनर फिगर आती है, इसलिए हम इसको 5 के बाद ट्रॉपिक लेवल कंसिडर नहीं करते क्योंकि एनर्जी लॉस वहां तक बहुत ज्यादा हो जाता है. और एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जो 10% का एनर्जी लॉस, 10% ही ट्रांसफर होती है, बाकी सब जो एनर्जी लॉस होता है उसको हम लिंडमन्स रूल भी बोलते हैं. इसी को ही लिंडमन रूल के नाम से जाना जाता है कि सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होना या 90% एनर्जी का लॉस होना, वी कॉल इट एज ए लिंडमन्स रूल. उसके बाद हमने 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस किया था: फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड. फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड. ये जो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल है, जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्चरी कंज्यूमर. तो ये अलग अलग कंज्यूमर लेवल पे फूड चेन अवेलेबल हो. फूड चेन फंगी, वी कॉल इट एज अ डिकम्पोजर. यहाँ से स्टार्ट होता है ग्रास, देन ग्रास ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक टर्चरी कंज्यूमर,
ऑफ फाइनल कंज्यूमर, फिर उसकी डेथ और उसका डिकम्पोजिशन बाय द डिकम्पोजर। तो इस हिसाब से ये फूड चेन है। जब ऐसी मल्टीपल फूड चेन एक साथ काम करती है, जैसे यहाँ पे फूड वेब मतलब क्या है कि सपोज एक फूड चेन वन, फूड चेन टू, फूड चेन थ्री की एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है। एक इमेज दिखाता हूँ यहाँ पर मैं। यहाँ पे देखिए ये फूड वेब है। फूड चेन में बेसिकली होता है एन ऑर्गेनिज्म बिकम्स फूड फॉर अदर। मतलब यहाँ पे ग्रास ऊपर ये फ्रॉग का फूड है, फ्रॉग खुद स्नेक का फूड है, एंड अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीड वन ऑन अनदर एंड फॉर्म अ फूड चेन। यहाँ पे एनर्जी फ्लो यूनिट डायरेक्शनल होता है, मतलब यहाँ से ग्रास से लेके ये एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो हो रहा है। और उसके बाद डिकम्पोजर होने के बाद फिर इसको रिचार्ज किया जाता है और फिर एक बार एक सर्कल स्टार्ट हो जाता है। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है और उसके बाद इजी फ्लो है। फूड चेन में एनर्जी का इजी फ्लो है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। और ऐसी नंबर ऑफ फूड चेन एक साथ में आने के बाद फूड वेब का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे और एक पॉइंट है कि फूड चेन के टाइप्स, बेसिक टाइप से इस पे क्वेश्चंस रेयरली आ सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए जब हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी करते हैं। तो एक ग्रेजिंग फूड चेन होती है जहाँ जिसमें सनलाइट, ग्रेजिंग फूड चेन में सनलाइट, प्लांट्स, कैटरपिलर, लिजर्ड एंड स्नेक, ये ग्रेजिंग है। जैसे यहाँ पे ये जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं, ये ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल है कि ग्रास से स्टार्ट हो रहा है और हॉक तक एंड हो रहा है। दूसरा होता है डेट्रिटस फूड चेन, मतलब जो डेड पार्ट्स पे फूड चेन फॉर्म होती है डेट्रिटस, जैसे लीटर, उस पे अर्थवर्म डिपेंड है, अर्थवर्म पे चिकन डिपेंड है, चिकन पे हॉक डिपेंड है। मतलब जो डेड पार्ट से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे डिकम्पोजर्स इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फूड चेन, वी कॉल इट एज अ डेट्रिटस फूड चेन। डिकम्पोजर सपोज इसमें दिखाई दे रहा है, पहला फंगी फॉर्म हो रही, फंगी पे डिपेंड होकर कुछ बड़े प्लांट बनेंगे, फंगी और अलगी का हेल्प लेके सपोज कोई बड़े प्लांट बनते हैं, उस प्लांट पे बर्ड्स आते हैं, तो ये भी एक फूड चेन बन सकती है। तो टू टाइप की फूड चेन यहाँ पे जो दी हुई है, ग्रेजिंग फूड चेन, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये लिटर फूड चेन है, डेट्रिटस फूड चेन। उसके बाद जब अलग अलग फूड चेन एक साथ में आ जाती है, यहाँ पे मिक्स है भी, दो तीन फूड चेन मिक्स है। जैसे ग्रास पे ग्रास ऊपर फ्रॉक, या इधर फ्रॉक को बर्ड भी खा सकता है और दोनों को स्नेक खाएगा। तो जब मल्टीपल फूड चेन, आई एम ऑडिबल, व्हेन मल्टीपल फूड चेन एक साथ में काम करती है, when multiple food chain working simultaneously, it helps to increase the survival rate, or it helps to increase the biodiversity। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करने में और जो इंडिविजुअल स्पेसिस है उनके सर्वाइवल के लिए फूड वेब बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड वेब? फूड वेब का इंपॉर्टेंस होता है कि इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड उसके बाद
और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही फूड वेब में बायोडाइवर्सिटी अचीव करने में और डिफरेंट स्पेसीज के सर्वाइवल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बायोडाइवर्सिटी एंड सर्वाइवल, इसलिए फूड फूड वेब का अवेलेबिलिटी होना इंपॉर्टेंट है। सपोज स्नेक एक फाइनल कंज्यूमर है, तो उसको दो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, एक तो फ्रॉग अवेलेबल है या बर्ड अवेलेबल है। ये हो गई बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी की वजह से स्नेक का सर्वाइवल पॉसिबल है, और उसकी वजह से क्या होगा, इकोसिस्टम में बैलेंस रखने में हेल्प होता है। फिर यहाँ पे हमने पिरामिड्स देखे थे, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ नंबर। इस कंसेप्ट को भी हमने कवर किया है लास्ट सेशन में, जहाँ पे मैंने बोला था कि पिरामिड ऑफ एनर्जी ये सिर्फ यूनिडिरेक्शनल है, या वर्टिकल या अपराइट होता है इसकी, ये इन्वर्टेड नहीं होता है। बाकी जो नंबर पिरामिड है ऐसे वर्टिकल भी है, इन्वर्टेड भी, मास पिरामिड वर्टिकल भी, इन्वर्टेड भी, एनर्जी पिरामिड सिर्फ वर्टिकल होता है, यूनिडिरेक्शनल होता है। तो ये एक चीज हमें याद रखना है यहाँ पे, जो मैंने डिस्कस की लास्ट सेशन में। उसके बाद नेक्स्ट, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सपोज ये वर्टिकल पिरामिड है, सपोज दिस इज द पिरामिड ऑफ नंबर, ये नंबर का पिरामिड है। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर में ग्रास है, इस ग्रास पे डिपेंड रैट है, उसके बाद रैबिट है, उसके बाद ग्रासोफर है, देन उस पे डिपेंड सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्चरी कंज्यूमर। ये नंबर डिक्रीज हो जाता है। नंबर पिरामिड में क्या होता है, सपोज इनिशियली यहाँ पे सपोज 1000 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, उसके ऊपर सिर्फ चार, जो कुछ प्राइमरी प्रोड्यूसर है जो हर्बिवोरस से चार डिपेंड है, उस चार प्राइमरी प्रोड्यूसर पे दो सेकेंडरी प्रोड्यूसर डिपेंड है, कंज्यूमर डिपेंड है, दो पे एक टर्चरी कंज्यूमर डिपेंड है। तो ये नंबर डिक्रीज होते जाता है, इसलिए इस नंबर पिरामिड ये वर्टिकल है। सपोज इसके अगेंस्ट हम इन्वर्टेड नंबर पिरामिड कंसिडर करेंगे। सपोज वी कंसिडरिंग द इन्वर्टेड नंबर पिरामिड। इन्वर्टेड में क्या होता है, एक ट्री है, सपोज एक ट्री है, या ट्री के जगह पे हम एक काऊ कंसिडर करेंगे। एक काऊ है, उस काऊ के जो एक बॉडी पे काऊ डग है, या बिटल्स है, जिसको हम हिंदी में कोचिड भी बोलते हैं या बिटल्स बोलते हैं। सपोज काऊ है, एक प्राइमरी मेन सोर्स है, या फूड प्रोड्यूसर है काऊ। काऊ के ब्लड पे काउडक बिटल्स डिपेंड होते हैं, उन बिटल्स पे भी कुछ पैरासाइट डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब काऊ यहाँ पे एक है, काऊ के ऊपर सपोज बीटल्स डिपेंड है। सपोज एक काऊ है, 100 बीटल डिपेंड है, उन 100 पीपल पे 1000 पैरासाइट हो सकते हैं। तो ये इन्वर्टेड होते जाता है ऐसे, यहाँ पे एक काऊ, 100 बीटल, 1000 पैरासाइट्स। सो नंबर वाइज जब कंसिडर होता है पिरामिड का, तो यहाँ पे नंबर में वर्टिकल भी पिरामिड होता है, इन्वर्टेड भी पिरामिड होता है। और जैसे प्रीवियस पॉइंट में मैंने बोला कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर जब होती है तो सिर्फ 10% होती है। इस 10% एनर्जी ट्रांसफर के रूल को ही हम लिंडमन्स रूल बोलते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। इसके बाद ये है अपराइट पिरामिड और
दूसरा है इन्वर्टेड पिरामिड, यही इमेज है। इन्वर्टेड में आप एक ट्री का भी कंसिडरेशन कर सकते, ट्री है, उस पे कुछ बर्ड्स या कुछ इंसेक्ट्स डिपेंड है, उन इंसेक्ट्स पे भी कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंड है, जैसे बर्ड्स हो गए, ऑल्स हो गए, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप इन्वर्टेड पिरामिड का, ये दूसरा एग्जांपल है, और हमने काउ का एग्जांपल लिया था, इधर अपराइट पिरामिड। सो नंबर पिरामिड इज अपराइट एज वेल एज इन्वर्टेड। देन एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी पिरामिड ऑलवेज अपराइट होता है, जैसे मैंने प्रीवियस इसमें कहा, और रिसाइकलिंग चलता है। सपोज प्राइमरी प्रोड्यूसर 100 यूनिट कवर करता है, एपेक्स कंज्यूमर के बाद एपेक्स कंज्यूमर तक जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो बहुत कम होती है, बाकी एनर्जी एज अ हीट के फॉर्म में लॉस की जाती है। जैसे यहाँ पे हमने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए, और यहाँ तक जाते जाते ये 0.1 यूनिट ही ट्रांसफर हुए, तो बाकी 99% या 99 यूनिट जो है उनको एज अ हीट लॉस किए जाते हैं, एनर्जी लॉस एज अ हीट। तो इस हिसाब से इस एनर्जी लेवल का या इस पिरामिड का फंक्शनिंग चलता है। तो एक चीज याद रखना है कि एनर्जी पिरामिड ऑलवेज वर्टिकल। देन बायोमास, बायोमास में total standing crop biomass at each tropic level, it is expressed as a gram per unit or किलो कैलोरी यूनिट पर एरिया। क्या है? टोटल स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास एट ईच ट्रॉपिक लेवल, एक स्पेसिफिक एरिया में कितना स्टैंडिंग क्रॉप है उसको काउंट करते हैं हम, या उसको मेजर करते हैं ग्राम पर यूनिट में या किलो कैलोरी पर यूनिट एरिया में, और उस हिसाब से बायोमास के पिरामिड को या बायोमास पिरामिड को डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे अपराइट और इन्वर्टेड दोनों कैटेगरीज में है। उसके एग्जांपल देख लेते हैं आप। इस टॉपिक को मैंने लास्ट सेशन में भी कुछ हद तक कवर किया था। प्रोड्यूसर, हर्बीवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस। यहाँ पे 1000 स्टैंडिंग बायोमास है, उसके बाद यहाँ पे 100 वेट किया जाता है। सपोज एक स्पेसिफिक एरिया कंसिडर किया जाए, सपोज हम 1000 या 2000 स्क्वायर फीट का कंसिडरेशन करेंगे। 2000 स्क्वायर फीट में कितना प्राइमरी प्रोड्यूसर या ग्रास है या ज्वार कंसिडर कर लेंगे, ज्वारी या बाजरा का क्रॉप है, तो उसका बायोमास कितना है। उस पे जो डिपेंड एनिमल्स है उनका बायोमास कितना है, उन पे डिपेंड दूसरे जो कुछ एनिमल है उनका बायोमास कितना है। तो ऐसे जब काउंट करेंगे तो ये बायोमास डिक्रीज होते जाता है। कि एक 4 ट्रीज है, उस ट्रीज पे एक रैबिट और एक डियर डिपेंड है, उस पे एक लेपर्ड डिपेंड है उस लेपर्ड पे, और एक टॉप कार्निवरस सपोज लायन डिपेंड है, तो ये नंबर डिक्रीज होते जाता है, ठीक है, बायोमास का उसके। तो पिरामिड ऑफ बायोमास में वर्टिकल भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है, दोनों टाइप के पिरामिड है। उसके बाद यहाँ पे इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, जैसे इकोनॉमी में भी प्रोडक्टिविटी डिस्कस करते, तो उसके रिगार्डिंग भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी। लास्ट सेशन में आपको मैंने 3 टर्मिनोलॉजी समझा, उसके रिगार्डिंग कंसेप्ट क्लियर की थी। इकोसिस्टम, देन एनवायरमेंट, environment, ecosystem, and third terminology is ecology. तो इकोसिस्टम में क्या होता है कि टोटल बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट का कंसिडरेशन होता है। इन इकोसिस्टम वी आर कंसिडरिंग बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट।
तो उसी बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट का यूज करके कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, वी कॉल इट एज द रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। ये जो प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम है, इट इज ऑल डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। It is depend on availability of water and quality of water. Once again, जैसे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में मैंने ये वर्ड यूज किया था, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड प्रोडक्टिव क्वालिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड है। सपोज आप कंसिडर करते हैं कि सपोज आप कंसिडर करते हैं किसी रिवर इकोसिस्टम का, सपोज आप रिवर इकोसिस्टम का कंसिडरेशन करेंगे और उसको ही आप ओशन इकोसिस्टम से कंपेयर करेंगे तो दोनों की प्रोडक्टिविटी अलग होगी। वाटर्स में भी तीन टाइप के वाटर होते हैं, एक फ्रेश वाटर, दूसरा ब्रैकिश वाटर और तीसरा सलाइन वाटर, जिसकी लेस देन 5% पीपीटी, लेस देन 5% पीपीटी सैलिनिटी होती है, 5% से कम सलाइन होते हैं, उसको फ्रेश वाटर बोलते हैं। जिसकी सैलिनिटी 5 to 35 पीपीटी होती है, वी कॉल इट एज अ ब्रैकिश वाटर। और जिसकी ग्रेटर देन 35 पीपीटी होती है, वी कॉल इट एज अ सलाइन वाटर। तो वाटर फ्रेश है, ब्रैकिश है, सलाइन है, उस पे ये प्रोडक्टिविटी डिपेंड होती है। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी फ्रेश वाटर में होती है, देन ब्रैकिश वाटर में होती है, एंड लास्टली सलाइन वाटर में होती है। सैलिनिटी की वजह से थोड़ी सैलिनिटी, एक ही लेक्चर हुआ है मैडम, एक ही लेक्चर हुआ है और उसमें बेसिक कंसेप्ट मैंने पढ़ाई थी, इकोसिस्टम एनवायरनमेंट इकोलॉजी। अभी यहाँ से थोड़ा पिकअप करो आप, और नेक्स्ट सेशन में या बाद में मैं थोड़ा रिकैप करने की कोशिश करूंगा। एक ही सेशन हुआ है, यस, और उसमें भी बेसिक टर्मिनोलॉजी बताई थी। मुझे एक चीज क्लियर कीजिए कि आज 24 मई को आप में से कोई एग्जाम देने वाला है? क्योंकि एनवायरनमेंट को दो चीजों में पढ़ा जाता है, जैसे मैंने पहले ही बोला, स्टैटिक एंड डायनेमिक। हर साल एनवायरनमेंट में से 17 18 19 तक क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जब से इंक्लूजन हुआ है तो ये वेटेज बढ़ा हुआ है। ओके, आप नहीं देने वाले हो, मतलब आप लोग नहीं देने वाले, ठीक है ठीक है। फिर हम पहले स्टैटिक पे फोकस करेंगे। क्या होता है ना कि स्टैटिक में से पॉइंट्स आते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा फोकस डायनेमिक्स पे भी होता है। लेकिन डायनेमिक्स समझने से पहले हमें स्टैटिक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अभी आप इस साल से, अभी अब से जब भी पढ़ोगे, अलग अलग कुछ न्यूज आती है, जैसे नेशनल पार्क डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क न्यूज में है, या कोई नया टाइगर रिजर्व बनाया जाता है, नेशनल पार्क बनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है, तो उसको फोकस करते रहना है। क्योंकि तीन सब्जेक्ट ये बहुत ओवरलैपिंग है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड उस पर डिपेंड मैपिंग, ये तीनों को मिला के लगभग लगभग 30 क्वेश्चंस आते ही है हर साल। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, मैपिंग और उसमें करंट मिला के। तो इसलिए आपको डायनेमिक के साथ स्टैटिक को भी फोकस करते रहना है। स्टैटिक और डायनेमिक की बैलेंस रखनी है। क्योंकि पहले मैं अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप यहाँ से पायोनियर से आपको स्टैंडर्ड नोट्स मिली है क्या एनवायरनमेंट की? ओके, उसी नोट्स को रेफर करो मैडम। और जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ,
बेसिक स्टैटिक में क्या होता है ना, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, व्हाट इज कीटोन स्पेसिस, व्हाट इज पिरामिड, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अभी इतना इन डिटेल इन कंसेप्ट पे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन विदाउट बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन, क्योंकि इस स्टैटिक में से एक दो पॉइंट वहां पे होते हैं, बाकी करंट का कोरिलेशन होता है। और ये ऐसा कोई फिक्स नहीं कि हर साल डायनामिक पे पूछेंगे, कभी सडनली वो स्टैटिक पे भी स्विच कर सकते हैं। दे आर, यू इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल एंड अनसर्टन, इस हिसाब से। तो हमें स्टैटिक पे पहले ओवरव्यू करना चाहिए। एक ही बुक रेफर कीजिए जो नोट्स दिए हुए सफिशिएंट है, मल्टीपल टाइम रीड इट, रिवाइज इट, बस वही सॉल्यूशन है। जस्ट अ मिनट। ओके, यही एक सॉल्यूशन है। आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो, जो भी नोट्स रेफर कर रहे हो, उसको मिनिमम 7 to 10 टाइम्स, जब भी आप एग्जाम देने वाले हो तब तक आपको 7 to 10 टाइम्स, सपोज आप 10 ही पेज पढ़ रहे हो, इतने ही पढ़ो, लेकिन उसको 7 to 10 टाइम्स रीड करो। एक बुक, मल्टीपल बुक्स वन टाइम रीड करने से यूपीएससी में कुछ हासिल नहीं होता है। ठीक है, एक ही चीज मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, सोर्सेस मिनिमम रखना। क्योंकि क्या होता है कि सोर्सेस बहुत होता है, मार्केट में बहुत अवेलेबल है, हम ज्यादा सोर्सेस यूज करते हैं, वैसे मत करना, एक ही सोर्स यूज करना है। अभी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी के भी टाइप है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जैसे ही प्लांट्स फोटोसिंथेटिक रेडिएशन कैप्चर करते हैं और उनको ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, ट्री द्वारा जो फूड प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, वी कॉल इट एज अ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस एंड नेट, these are the two types। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स बिफोर रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन से पहले जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। इस कंसेप्ट को याद रखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, रिस्पायरेशन एंड रिस्पायरेशन में जो एनर्जी यूज होती है प्लस जो एनर्जी लॉस हो जाती है, उसको सब्सट्रैक्ट करना है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस लॉस्ट एनर्जी, ऐसे भी बोला तो चलेगा, वी कॉल इट एज अ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मीन बाय ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स बिफोर रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन से पहले, रिस्पायरेशन से पहले जो प्रोडक्टिविटी होती है, वी कॉल इट एज अ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट। बस उतनी ही कंसेप्ट को याद रखो अच्छे से। देन secondary primary productivity, the rate at which primary consumer carnivorous utilize primary consumer biomass and include it as a part of their own biomass। सपोज यहाँ पे 10 ट्री, यहाँ पे 10 ट्री ग्रो हो रहे हैं। अभी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कैसे काउंट की जा सकती है। सपोज इस पे 2 डियर डिपेंड है या 2 रैबिट डिपेंड है,
तो वो कितने हद तक इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करता है उस पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड होती है। सपोज इन ये जो ट्री या ग्रासेस ग्रोन है उस पे 2 रैबिट भी फुलफिल कर सकते या 4 भी कर सकते। तो डिपेंड है कि वहां पे कितने इफेक्टिवली सेकेंडरी जो प्राइमरी जो कंज्यूमर है उन्होंने उसको यूटिलाइज किया, या ग्रास ओवर से उन्होंने कितने इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज किया है, तो उस यूटिलाइजेशन पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड होती है। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब एनर्जी ट्रांसफर को यहाँ पे मेजर किया जा रहा है। देन जब हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को मिला देंगे तो उसको ही हम इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। Addition of primary productivity plus secondary productivity is also called as ecosystem productivity। और इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी ये एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी पूरे उस एनवायरनमेंट के सर्वाइवल ही नहीं हो सकता है, इसलिए इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको ही सपोज हम डिवाइड कर देंगे डेजर्ट्स में। लास्ट सेशन में हम जैसे राजस्थान का डेजर्ट ले लिया, वहां की इकोसिस्टम अलग होगी क्योंकि वहां पे जो क्लाइमेट है प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। उसके बाद सपोज हम ट्रॉपिकल रीजन कंसिडर करेंगे। सपोज आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में ट्रॉपिकल रीजन, या बाकी भी हो सकता है। ये ग्लोब है, ग्लोब पे यहाँ पे इक्वेटर पे जो ट्रॉपिकल रीजन है, तो यहाँ पे इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा ये होता है कि सेकेंडरी जो प्रोड्यूसर होते प्रोडक्टिविटी होती है। सपोज एक ग्रास ओवर था इनिशियल, मतलब जिसको हम नाकतोड़े बोलते। सपोज उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है और उसने 10 न्यू ग्रास ओवर को बर्थ दिया। उस 10 न्यू ग्रास ओवर ने 100 ग्रास ओवर को बर्थ दिया। तो ऐसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बढ़ते जाती है। मतलब उनके प्रोडक्शन लेवल पे भी डिपेंड होती है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कैसे है। और दोनों को मिक्स कर दे तो ये उसको ही हम इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। नेट इकोसिस्टम प्रोडक्शन इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस respiration loss for all organism across each trophic level। यहाँ पे जो रिस्पिरेशन में जो लॉसेस हो रही एनर्जी लॉसेस को उसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा होता है नेट इकोसिस्टम एक्सचेंज। ये जो दो फॉर्मूले ना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये जो प्रोडक्टिविटी कंसेप्ट है पूरा जो मैंने यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में भी बताया, जस्ट यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम है इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से करना है। क्योंकि यूपीएससी ने 2013 से 2013 से जब से सिलेबस चेंज हुआ है इस पे कभी भी क्वेश्चंस नहीं आया है। और ये एक हिडन टॉपिक है, आज तक क्वेश्चन नहीं आया है और कमिंग डेज में ये हिट हो सकता है प्रोडक्टिविटी वाला। क्योंकि बाकी बहुत से एरिया कवर्ड है, ये कवर्ड नहीं है, ये फॉर्मूले कवर्ड नहीं है। और नेट इकोसिस्टम एक्सचेंज, व्हाट इज मीन बाय नेट इकोसिस्टम एक्सचेंज is net ecosystem exchange is equal to NEP minus carbon exchange through the atmosphere। Net ecosystem production minus carbon exchange through the atmosphere is nothing but the net ecosystem exchange। यहाँ पे ये net ecosystem production minus carbon exchange through the atmosphere is called as net ecosystem exchange। Okay, am I audible? Okay.
तो नेट इकोसिस्टम प्रोडक्शन, नेट इकोसिस्टम एक्सचेंज, ये दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। देन इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, जिसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद यहाँ पे हाईली प्रोडक्टिव, ये प्रोडक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने टेबल दिए हुए। देखिए यहाँ पे अभी हाईली प्रोडक्टिव, यहाँ पे इश्यूरीज, जहाँ पे ओशन और रिवर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये जो सुमंत रिवर है, जैसे ही ओशन को यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है उनका, तो यहाँ पे अरेबियन सी, अरेबियन सी और उन रिवर का जो मीटिंग पॉइंट है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे बेसिकली मीटिंग पॉइंट जहां पे है, तो वहां पे फ्रेश वाटर भी और ब्रैकिश वाटर भी है, इसलिए ये हाईली प्रोडक्टिव रीजन। यहाँ पे इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। जो बर्ड्स लैंड पे डिपेंड है, वो भी वहां पे खुद का सर्वाइवल करते हैं, और जो फिशेस या जो कुछ मरीन वाटर के स्पेसिस है, उनका भी सर्वाइवल होता है। मिक्स, वहां पे सलाइन वाटर में रहने वाले भी स्पेसिस सर्वाइव होते, और फ्रेश वाटर में रहने वाले स्पेसिस भी सर्वाइव होते, या जो लैंड पे रहने वाले होते हैं, जिसको हम एम्फीबियन बोलते हैं, मतलब लैंड और वाटर में साइमल्टेनियसली रहते हैं। तो ऐसे सब स्पेसिस का यहाँ पे क्या होता है, सर्वाइवल होता है। इसलिए ये एक हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होती है। हर एक रिवर को आप यहाँ से उठा लो, यहाँ पे महानदी, ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, हर एक रिवर जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है, तो वहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो इट इज important to note down highly productive ecosystem है। just a minute। तो प्रीवियस स्लाइड पे फिर एक बार आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, देन इंटरमीडिएट इकोसिस्टम, इंटरमीडिएट प्रोडक्टिविटी एंड लो प्रोडक्टिविटी। तो पहला इश्यू इज ओशन वाटर में हाई प्रोडक्टिविटी होती है। देन टेम्परेट ग्रासलैंड, इंटरमीडिएट प्रोडक्टिविटी होती है। और डेजर्ट में लेस रेनफॉल होने की वजह से, नो वेजिटेशन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी। सो हाईली प्रोडक्टिव, इंटरमीडिएट प्रोडक्टिव एंड लो प्रोडक्टिव, इसको फिर एक बार कंसिडर करेंगे यहाँ पे। तो जैसे सपोज दिस इज ग्लोब, तो यहाँ पे ग्लोब पे Just a minute. Am I audible? सपोज हम ग्लोब का कंसिडरेशन करेंगे, तो इक्वेटर से लेके पोलर रीजन तक, इक्वेटर से लेके पोलवर्ड रीजन तक, और इक्वेटर से दूसरे पोलवर्ड रीजन तक जब हम कंसिडर करते हैं,
फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि कैसे इक्वेटर टू पोल प्रोडक्टिविटी कम होते जाती है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन, क्योंकि इक्वेटर पे वो क्लाइमेट, टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, ये सब जो कुछ फेवरेबल फैक्टर्स है, दे आर अवेलेबल इन एडिक्वेट क्वांटिटी, ड्यू टू दैट इक्वेटर पे ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिविटी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोडक्टिविटी के लोकेशन बताया उन्होंने, फर्स्ट इश्यूरी, ओशन और रिवर, हाईली न्यूट्रिएंट, देन टेम्परेट फॉरेस्ट बिटवीन ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन, मिड टेम्परेट विद हाई रेन, यहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी, देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है एग्जैक्टली इक्वेटर के सराउंडिंग में जो फॉरेस्ट है, इक्वेटर के सराउंडिंग रीजन में जो फॉरेस्ट है उनको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं, तो वहां पे वार्म, वेट एंड हाई हाई बायोडाइवर्सिटी है। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 minute, आई विल रिज्यूम द लेक्चर इन 1 minute। अभी जब भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएससी में मोस्टली कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, तो उस समय हमें पता होना चाहिए कि कौन से एरियाज हाईली प्रोडक्टिव एरिया है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसमें वेटलैंड, ट्रीज, श्रब्स, ये टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट भी हाईली प्रोडक्टिव बायोडाइवर्स, हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में आते हैं। अभी इनके लोकेशन फिर एक बार यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिकल रीजन, दिस इज टेम्परेट रीजन, और ये जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है ये ओशन वाटर में, हमें यहाँ पे कोस्टल ओशन वाटर में मैंग्रोव फाउंड होते हैं। तो कोस्टल ओशन वाटर में मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स भी हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है। देन यहाँ पे इक्वेटर में ट्रॉपिकल रीजन में भी है, और दूसरा टेम्परेट रीजन में जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होती है, 0 डिग्री टू लगभग लगभग 35 नॉर्थ, 0 डिग्री टू 35 नॉर्थ एंड 0 टू 35 साउथ, 0 टू 35 नॉर्थ एंड 0 टू 35 साउथ, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है कि जहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, प्लस ओशन वाटर में मैंग्रोव में, प्लस कोस्टल एरियाज में जहाँ पे रिवर ओशन को मीट हो रही, ये मीटिंग पॉइंट।
तो ये हाईली प्रोडक्टिव बायोडायवर्सिटी के लोकेशन है। देन सेकंड इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में टेम्परेट ग्रासलैंड, बोरियल फॉरेस्ट एंड कोस्टल अपवेलिंग। अब ये बोरियल फॉरेस्ट और टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पे, इसको एक बार आपको शो करता हूँ। यहाँ पे 0 डिग्री, 40 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ, ये रीजन, और 40 डिग्री साउथ टू 70 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ टू 70 डिग्री साउथ, ये जो रीजन है, दिस इज द इंपॉर्टेंट रीजन। और ये रीजन है कि जहाँ पे इंटरमीडिएट बायोडाइवर्सिटी है, इंटरमीडिएट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी है 40 to 70 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड है, यहाँ पे बोरियल वेजिटेशन है, बोरियल वेजिटेशन टेम्परेट ग्रासलैंड, ये 40 to 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में। सो इंटरमीडिएट प्रोडक्टिविटी है यहाँ पे। उसके बाद लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी कहाँ पे, डेजर्ट रीजन, टुंड्रा रीजन एंड जो ओशन वाटर है जहाँ पे कम सनलाइट एब्सॉर्ब किया जाता है, वहां पे लो प्रोडक्टिविटी। टुंड्रा रीजन मतलब एग्जैक्टली पोलर रीजन में, यहाँ पे जो ऊपर 80 to 90 डिग्री नॉर्थ एंड 80 to 90 डिग्री नॉर्थ एंड 80 to 90 डिग्री साउथ, इस रीजन में जो वेजिटेशन होते हैं वी कॉल इट एज टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन से जहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर होता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी कम है वहां पे, तो लो प्रोडक्टिविटी है इस रीजन में। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट को शिफ्ट हो गए, प्रोडक्टिविटी के इस रीजन को नेक्स्ट सेशन में मैं एक इमेज के साथ फिर एक बार एक 5 मिनट में आपको बताऊंगा कि प्रोडक्टिविटी कम ज्यादा क्यों हो रहा है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है नीश एंड हैबिटेट। व्हाट इज मीन बाय नीश, इकोलॉजिकल नीश का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक फंक्शनल रोल होता है और इट इज एक्सक्लूसिव एंड नॉट शेयर्ड बाय द मल्टीपल स्पेसिस। इस इकोलॉजिकल नीश का मैं एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। सपोज ये ट्री है, ट्री में ऐसे कुछ स्पेसिस होते हैं कि ये यहाँ तक ही ट्री तक, मतलब उनका क्लाइंबिंग यहाँ तक ही हो सकता है, और यहाँ पे क्लाइंब करने के बाद यहाँ पे जितना फूड अवेलेबल है उतने ही फूड पे वो डिपेंड हो सकते हैं। कुछ एनिमल, कुछ रेप्टाइल या कुछ ऐसे बर्ड्स होंगे कि उनकी हाइट यहाँ तक वो फ्लाई कर सकते, क्लाइंब कर सकते। उसके बाद कुछ बर्ड्स या एनिमल स्पेसिस यहाँ तक जा सकते, या कुछ जो बर्ड होते हैं वो सिर्फ ऊपर वाली जो डालियां होती है वहां से अपना फूड ले सकते हैं। तो ये जो हर एक स्पेसिस की जो कैपेबिलिटी है, तो उसको ही हम फंक्शनल रोल बोलते हैं। सो उसको ही इकोलॉजिकल नीश भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजिकल नीश, इकोलॉजिकल निश का मतलब है कि फंक्शनल ग्रोथ, और ये रिप्लेस नहीं कर सकते।
सपोज हमने सपोज वी कंसिडर द टाइगर एंड वी कंसिडर लेपर्ड आल्सो. लेपर्ड एंड टाइगर, सपोज ये दो एग्जांपल लेते हैं हम लेपर्ड एंड टाइगर के. तो हमें पता है कि टाइगर क्लाइंबिंग नहीं कर सकता है. टाइगर सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ पे जो कुछ अवेलेबल है तो उस पे सरवाइव हो सकता है. लेकिन लेपर्ड यहाँ तक क्लाइंब कर सकता है, उनको ऊपर जा सकता है, क्लाइंब कर सकता है और अपना फूड अवेलेबल कर ले सकता है. तो यही होता है कि इकोसिस्टम में हर एक एनिमल को एक कैपेबिलिटी दी है कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन ना हो. सपोज इस ट्री पे दो बंदर है और नीचे यहाँ पे नीचे एक दो चिकन है. तो अभी दोनों का सर्वाइवल करना है तो प्रेफरेबली टाइगर यहाँ पे प्रेफर करेगा जो ग्राउंड पे अवेलेबल है, और लेपर्ड जो ऊपर अवेलेबल है वो प्रेफर करेगा. तो उसमें से उनमें से कंपटीशन थोड़ी कम हो जाएगी. ड्यू टू इकोलॉजिकल नीश कंपटीशन कम करने में बेनिफिट होता है. और ओवरऑल इकोसिस्टम का एक जो संचलन होता है, इकोसिस्टम का जो एक चलन होता है, तो उसपे ऑब्स्ट्रक्शंस या डिस्ट्रक्शंस नहीं आते और ये इफेक्टिवली चलते हैं. और उसकी वजह से बायोडायवर्सिटी का सर्वाइवल, डिफरेंट एनिमल्स का सर्वाइवल भी होता है. उसके बाद सपोज हमने कंसिडर किया कि एक रैबिट है, उसके बाद एक डियर है, एक रैबिट है, एक डियर है और एक जिराफ है. सो जिराफ की जो नेक होती है तो बहुत बड़ी होती है, इसलिए ही कैन ईट, जो ऊपर रीजन है वहां से वो खा सकता है. उसके बाद जो डियर है वो सर्टन हाइट तक के ग्रासेस खा सकता है. रैबिट है वो बेस में ही खाएगा, सरफेस ऑफ अर्थ के इमीडिएट जो ग्रासेस है रैबिट खाएगा, जो सर्टन हाइट तक है उसको डियर खाएगा, और उससे भी ज्यादा हाइट है कि जहां तक डियर की भी नेक नहीं जा रही तो उसको जिराफ कंज्यूम करेगा. तो ये फंक्शनल रोल होते हैं हर एक, कि उनके सर्वाइवल के लिए उनका डिजाइन बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन ना करके अपना फूड अवेलेबल करेंगे और इकोसिस्टम इफेक्टिवली चलती रहेगी. तो वी कॉल इट एज अ इकोलॉजिकल नीश. और हैबिटेट क्या होता है कि हैबिटेट नॉर्मली फिजिकल लोकेशन है और मल्टीपल स्पेसिस यहाँ पे को एग्जिस्ट होती है. लेकिन उस हैबिटेट में अभी क्या होता है कि नॉर्मली ह्यूमन का तो ठीक है, जिसके पास ज्यादा पैसे वो खाने के लिए ले सकता है, लेकिन एनिमल में ऐसे कुछ नहीं. इकोलॉजिकल नीश पे ही पूरे सिस्टम का, पूरे इकोसिस्टम का पूरा चलन या उसका सर्वाइवल डिपेंड होता है. इसलिए इकोलॉजिकल नीश इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सपोज इस इकोलॉजिकल नीश में से कोई एक स्पेसिस को रिमूव कर लो. सपोज आप यहाँ से टाइगर को रिमूव कर लेंगे तो यहाँ पे रैबिट की नंबर बढ़ जाएंगी, डियर की नंबर बढ़ जाएंगी, और इनकी नंबर बढ़ जाएंगी तो ग्रासेस का सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. अलग अलग जगहों पे जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है आपको ग्रासलैंड ही दिखाई नहीं देंगे, वो पूरे रैबिट एंड डियर कंज्यूम कर लेंगे. इसलिए एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए और इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को इफेक्टिवली फंक्शनिंग के लिए ये इकोलॉजिकल नीश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है. तो इकोलॉजिकल नीश इज फंक्शनल रोल और इकोसिस्टम नॉर्मली फिजिकल लोकेशन होता है. उसके बाद और तीन कंसेप्ट है: बायो अक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो कॉन्सेंट्रेशन. ये तीन कंसेप्ट पे भी मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आते हैं. these three concepts are important. First, bioaccumulation. क्या होता है बायोअक्यूमुलेशन में? Increase the concentration of pollutant within the organism. Suppose यहाँ पे एक फिश अवेलेबल है. एक मिनट.
सपोज यहाँ पे एक फिश अवेलेबल है और वो फिश किसी पोल्यूटेड वाटर में सरवाइव कर रहा है। एक मिनट है, इमेज दे सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे फिश है और वो पोल्यूटेड वाटर में, और उस फिश ने अपने फूड कंजम्पशन के समय पे 10 ग्राम 10 ग्राम कैडमियम या 10 ग्राम पोल्यूटेंट कंज्यूम किए हैं। सपोज बायो अक्यूमुलेशन में जो फिश है, अलग अलग फिश ने 10% या 10 ग्राम एक फिश ने कंज्यूम किया है, और वो ऐसे पोल्यूटेंट है, ऐसे रेसिड्यू है कि वो फिश के अंदर ही रहेंगे। सो उसको ही हम बायो अक्यूमुलेशन बोलते हैं। हमारे साथ भी होता है। आप मोस्ट ऑफ द पीपल, आप लोग अभी अर्बन एरिया से हैं, तो आप देखोगे ना, तो ये बायो अक्यूमुलेशन कहाँ पे हो सकता है? तो आप जैसे ही कल्याण से सीएसटी की तरफ जाते हैं, तो ट्रैक के साइड में ना, वहां पे सब्जियों का प्रोडक्शन किया जाता है। वो जो कुछ पोल्यूटेंट वाटर है, वहां पे बहुत सी जगह पे उस वेस्ट वाटर को यूज करके अलग अलग सब्जियां प्रोड्यूस की जाती है वहां पे, स्मॉल स्केल पे। तो वहां पे ये बायो अक्यूमुलेशन का आपको एग्जैक्टली एक एग्जांपल मिलेगा। या जो पोल्यूटेंट जो क्रीक से, ठाणे क्रीक या जो रीजन है, वहां पे जो फिश प्रोडक्शन भी होता है, तो वहां पे भी ये बायो अक्यूमुलेशन दिखाई देता है। तो नो चेंज इन अ ट्रॉपिक लेवल। बायो अक्यूमुलेशन जो होता है वो फूड के साथ एक पॉसिबल है, वाटर के साथ भी हो सकता है, एयर के साथ भी हो सकता है, और स्किन, अलग अलग वेज से ये जो कुछ पोल्यूटेंट है, वो पोल्यूटेंट आपके बॉडी में जाके अक्यूमुलेट हो सकते हैं। नॉट ओनली बाय वे ऑफ फूड, इज ऑल्सो बाय वे ऑफ वाटर, एयर, स्किन। अभी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है ना, तो वहां से जो कुछ पोल्यूटेंट होते हैं, तो वो एयर के बेस से जाते हैं। या कुछ पोल्यूटेंट जैसे नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत सी जगह ऐसे इंडिया में, वेस्ट बंगाल, गुजरात की, जहाँ पे वाटर में नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो उसमें उसका भी कंजम्पशन हमारे द्वारा, जब हम वाटर ड्रिंक करते, पोल्यूटेड पोल्यूटेड वाटर ड्रिंक करते, तो भी हमारे इम्प्यूरिटीज हमारे बॉडी में अक्यूमुलेट होने लगती। तो सपोज एक फिश है, प्राइमरी लेवल पे एक ही फिश है, एक नहीं, ऐसे 10 फिश है, और ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे 4 कंसिडर करेंगे। हर एक फिश 10 ग्राम तक इम्प्यूरिटीज कंज्यूम कर रहा है। हर एक फिश 10 ग्राम तक इम्प्यूरिटीज को कंज्यूम कर रहा है यहाँ पे। तो सपोज इन चारों फिश को एक बड़े फिश ने कंज्यूम कर लिया, चारों फिश को एक ही फिश ने कंज्यूम कर लिया, तो उसके पास 40 ग्राम की इम्प्यूरिटीज आ जाएगी। तो सेकेंडरी स्टेज में 40 ग्राम इम्प्यूरिटीज आ जाएगी। और ऐसे दो बड़े फिश कंज्यूम दो बड़े फिश को सपोज लोगों ने कंज्यूम किया, तो वो टोटल 80 ग्राम, जिसने भी कंज्यूम किया इन दोनों फिश को, तो उसके बॉडी में 80 ग्राम तक ये पोल्यूटेंट मटेरियल चला जाए। सो हर एक ट्रॉपिक लेवल में पोल्यूटेंट बढ़ते जाता है, जितना कंजम्पशन होता है, उसको ही मैग्निफिकेशन बोलते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्रीजेस एट एज इट मूव अप द फूड चेन। एक ट्रॉपिक लेवल से आप जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल में चले जाते हो, तो उस समय पे ये जो पोल्यूटेंट होते, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है। तो उसको ही हम बायो मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, चेंज ऑफ ट्रॉपिक लेवल। और ये बायोमैग्निफिकेशन ट्रॉपिक लेवल के साथ चेंज होता है। जैसे मैंने बोला कि प्राइमरी लेवल पे हर एक फिश के बॉडी में 10 ग्राम ही है, ऐसे 4 फिश जब एक बड़ा फिश खा ले रहा है, तो उसके बॉडी में 40 ग्राम आ रहा है। ऐसे एक बड़े फिश को, ऐसे 2 या 3 बड़े फिश और आगे उससे भी बड़ा फिश खा रहा है, तो उसके बॉडी में 80 ग्राम, 120 ग्राम, उस हद तक पोल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकता है। तो उसको ही बायो मैग्निफिकेशन
इंग्लिश टर्म है ना, मैग्नीफाई करना मतलब इंक्रीज करना, तो वही है। हर एक ट्रॉपिक लेवल के साथ ये मैग्नीफाई होते जाएगा। देन बायो कॉन्सेंट्रेशन, बायो अक्यूमुलेशन थ्रू वाटर एब्सॉर्प्शन इज कॉल्ड एज बायो कॉन्सेंट्रेशन। जब बायो अक्यूमुलेशन सिर्फ वाटर से होगा तो उसको बायो कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि बायो अक्यूमुलेशन फूड के साथ भी हो सकता है, वाटर के साथ भी हो सकता है, एयर, स्किन, तो ये अलग अलग वेज है। लेकिन यहाँ पे सपोज कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ वाटर से हो रहा है तो उसको बायो कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। और वाटर के साथ जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हर एक ट्रॉपिक लेवल के साथ बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है, फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल। ये बायो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है। हाइयर द ट्रॉपिक लेवल, हाइयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स। तो एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, हाइयर द ट्रॉपिक लेवल, हाइयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन्स। तो बायो अक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो कॉन्सेंट्रेशन, तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। उससे पहले मैंने इकोलॉजिकल नीश और हैबिटेट को डिस्कस किया। एक 2 मिनट में रिकैप करेंगे, देन नेक्स्ट टॉपिक आई विल गो। देन मैंने प्रोडक्टिविटी को डिस्कस किया, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी। देन टाइप्स ऑफ पिरामिड्स हमने कवर किए थे। उससे पहले फूड चेन, फूड वेब की कंसेप्ट। देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैप्रोफाइट्स। प्रीवियस सेशन में बहुत से लोग आपने मिस किया होगा शायद। तो यहाँ पे ये सैप्रोट्रॉप्स एंड डेट्रीहोरस दोनों में डिफरेंट है। डेट्रीहोरस जो होते हैं इंटरनल, इंजेस्ट एंड डाइजेस्ट द डेट्रिटस इंटरनली, डायरेक्टली वो डेड कंपोनेंट को खा लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं। और यहाँ पे डेड कंपोनेंट को यहाँ पे एक्सटर्नली होता है, वो एंजाइम सिक्रेट करते हैं टू ब्रेक डाउन द डीकम्पोजर। और यहाँ पे ये खा के इंटरनली डाइजेस्ट करके, इंजेस्ट करके वो डिकम्पोज करते हैं, और यहाँ पे ये एंजाइम सीक्रेट करके डिकम्पोजर को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे सैप्रोफाइट्स और डेट्रीहोरस में। देन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, देन डिफरेंस बिटवीन द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल को भी मैंने डिस्कस किया था। इंडिविजुअल्स, जब बहुत ज्यादा इंडिविजुअल एक साथ लेने लगते हैं तो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन टर्मिनोलॉजी बेसिक है, लेकिन पॉपुलेशन में तीन चार चीजें हमें याद रखना है। एक, पॉपुलेशन में टाइम को कंसिडर किया जाता है। दो, पॉपुलेशन में टाइम के साथ साथ एरिया को भी कवर किया जाता है। एरिया, टाइम, उस सब को कंसिडर किया जाता है पॉपुलेशन में। देन कम्युनिटी, जब अलग अलग स्पेसिस की पॉपुलेशन एक साथ में रहने लगती है तो वी कॉल इट एज अ कम्युनिटी। कम्युनिटी के साथ जब अबायोटिक फैक्टर भी हम कंसिडर करने लगते हैं, जैसे वाटर, रॉक्स, हिल्स, या अलग अलग रिवर्स, उसके बाद सॉइल, तो उसको बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर मिला के इकोसिस्टम होता है। और ऐसे छोटी छोटी सब इकोसिस्टम एक साथ मिला देंगे तो पूरे अर्थ पे एक बायोस्फीयर हो जाता है, जहाँ पे लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है। तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इकोसिस्टम ऑन वाटर, इकोसिस्टम ऑन लैंड एंड इकोसिस्टम इन एयर, सबको मिला के बायोस्फीयर होता है। और इस टर्म इकोलॉजी को अर्नेस्ट हिकल ने कॉइन किया है, एंड अलेक्जेंडर हम्बोल्ट इज फादर ऑफ इकोलॉजी। तो यहाँ तक हमने ये कवर किया है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम मैंने बताया था, डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ वाटर। तो ओके, यहाँ तक हमने कवर किया। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल शेयर द सेकंड पीडीएफ।
then we will start the discussion of next question. एक मिनट होल्ड कीजिए. जस्ट अ मिनट, मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ दूसरी. स्क्रीन शेयर हो गई है.
I'm audible. Next point we will discuss with regarding to biotic interaction. यहाँ पे हम बायोटिक इंटरेक्शन, ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट टॉपिक उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इन वेरियस वेज organism in an ecosystem interact with each other, influencing their survival and reproduction, is called as biotic interaction. And importance of studying these interactions: interacting biotic interaction helps in conservation of biodiversity, management of ecosystem, and comprehension of ecological dynamics. मतलब क्या है कि कैसे एक स्पेसिस पे एक स्पेसिस दूसरे पे डिपेंड है, तो उससे हमें पता चलता है। जैसे हमने प्रोजेक्ट टाइगर इंट्रोड्यूस किया, या हम प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट टाइगर आहे, या प्रोजेक्ट टाइगर जो है, तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर क्या है कि जो अदर हर्बीवोरस है, जो ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड है, तो उनके नंबर पे कंट्रोल रखने के लिए टाइगर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वैसे पूरे इकोसिस्टम में एक स्पेसिस की दूसरे स्पेसिस के साथ जो इंटरैक्शन है, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो उनके सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे ही 6 टाइप ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन देखेंगे। म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, कंपटीशन एंड अमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, कंपटीशन, अमेंसलिज्म, these are the 6 type of interactions. Now we will discuss the interactions one by one. यहाँ पे देखिए कुछ साइन के साथ मैंने इंटरेक्शन दी हुई। म्यूचुअलिज्म मतलब क्या कि दोनों स्पेसिस, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों स्पेसिस को बेनिफिट्स मिलते हैं, दैट इज द म्यूचुअलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या है, एक स्पेसिस को बेनिफिट है, दूसरे को कुछ बेनिफिट भी नहीं, लॉस भी नहीं है। तीसरा अमेंसलिज्म, एक स्पेसिस को लॉस है, दूसरे पे कोई इंपैक्ट ही नहीं है। तीसरा कंपटीशन, कंपटीशन में दोनों को लॉसेस है, एक दूसरे में कंपीट करते वक्त दोनों को लॉसेस होते हैं। देन प्रेडेशन, इन प्रेडेशन वन स्पेसिस को बेनिफिट होता है, दूसरे को निगेटिव इम्पैक्ट है। पैरासिटिज्म में भी, पैरासिटिज्म में एक स्पेसिस गेट बेनिफिट, सेकंड को लॉस होता है। न्यूट्रलिज्म में दोनों को कुछ इम्पैक्ट नहीं है।
सो ये इंपॉर्टेंट चीज इंटरेक्शन से वन बाय वन डिस्कस करते हैं अभी कैसे ये होता है। पॉजिटिव मतलब प्लस मतलब बेनिफिट, नेगेटिव मीन्स हार्म एंड जीरो मीन्स न्यूट्रल, नॉट इम्पैक्टेड। अभी म्यूचुअलिज्म, जैसे मैंने म्यूचुअलिज्म में बताया आपको कि दोनों स्पेसिस को बेनिफिट हो रहा है when the member of two species, यहाँ पे म्यूचुअलिज्म में बोथ, इन म्यूचुअलिज्म both species get benefit, दोनों स्पेसिस को यहाँ पे बेनिफिट होता है when the member of two species have relationship that is beneficial to both, interaction is called as mutualism. Then first used by zoologists and paleontologists, पेरे जोसेफ वैन बेनेडेन, नाम याद नहीं रखा तो भी चलेगा, कंसेप्ट क्या है वो याद रखना है। इस बेनेडेन ने फर्स्ट टाइम इस म्यूचुअलिज्म को यूज किया। और म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस, कॉपरेशन थोड़ा डिफरेंस है, माइनर। अभी म्यूचुअलिज्म में एक बेस्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं। ठीक है, पिस्टल श्रिम्प्स एंड गोबीज, ये एक एग्जांपल है। उससे भी सिंपल एग्जांपल यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं जस्ट अभी। वो है फेमस एग्जांपल लाइकेन का। श्रिम्प्स और गोबीज वो भी एक एग्जांपल है, लेकिन दूसरा एक फेमस एग्जांपल है लाइकेन, लाइकेन का, जिसमें अलगी, एक है अलगी और दूसरा है अलगी और फंगस। तो लाइकेन, ये अलगी और फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। और यहाँ पे अलगी और फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे अलगी क्लोरोफिल या ग्रीन मटेरियल प्रोवाइड करती है और फंगस मॉइस्चर अवेलेबल करती है। फंगस मॉइस्चर अवेलेबल करती है और अलगी में ग्रीन क्लोरोफिल होती है। तो ग्रीन क्लोरोफिल प्लस मॉइस्चर दोनों को मिला के क्या होता है, यहाँ पे दोनों को मिला के लाइकेन का फॉर्मेशन होता है। और ये लाइकेन एक एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का, सिम्बायोसिस का, कॉपरेशन का। ठीक है, तो ये पहला हो गया म्यूचुअलिज्म। जैसे मैंने बोला म्यूचुअलिज्म में कि म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पेसिस को बेनिफिट होता है। ठीक है, म्यूचुअलिज्म का और एक एग्जांपल है पिस्टल श्रिम्प्स एंड गोबीज। यहाँ पे पिस्टल श्रिम्प्स है, उस पे गोबीज, ये जो पैरासाइट की तरह पे रहते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे का बेनिफिट होता है। उसके बाद है वूली बैट्स एंड पीचर प्लांट। बैट एंड पीचर प्लांट जो है
वूली बैट्स एंड फीचर प्लांट, ये भी इनके बीच में भी एक म्यूचुअलिज्म है, दोनों को बेनिफिट होता है। ठीक है, सो ये पहला म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल हो गया। इन डिटेल याद नहीं रखा तो भी चलेगा। म्यूचुअलिज्म कंसेप्ट ये है कि दोनों स्पेसिस एक दूसरे के लिए यूजफुल है, एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए दोनों का इंपॉर्टेंस है, दैट इज वी कॉल इट एज अ म्यूचुअलिज्म। ठीक है, देन है कमेंसलिज्म। In commensalism, one species benefit, other is unaffected. For example, relation between the cattle egrets and cattle. ये जो cattle egrets है, ये क्या करता है? यहाँ पे इस कैटल को कुछ इफेक्ट नहीं है, लेकिन कैटल इग्रेट्स को यहाँ पे फूड मिल रहा है, और कैटल के ऊपर जो भी इम्प्योरिटीज है जिससे उनको डिसीज हो सकता है, वो मटेरियल वहां से निकाला जा रहा है। कैटल इग्रेट्स इट इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स इस काउ के ऊपर या उस इस कैटल के ऊपर जो इंसेक्ट्स है एज अ पैरासाइट, उस इंसेक्ट्स को ये कैटल इग्रेट खुद खा रहा है, एंड दे मूव थ्रू द ग्रास, बट द कैटल आर अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द बर्ड। इस बर्ड के प्रेजेंस की वजह से इस कैटल को कुछ भी निगेटिव इंपैक्ट नहीं है। ठीक है, सो कैटल इज अनअफेक्टेड, वी कॉल इट एज अ कमेंसलिज्म। या इसका और एक एग्जांपल है काउ डंग। जो काउ डंग होता है, उस काउ डंग पे अलग अलग बीटल, काउ डंग मतलब काउ का जो वेस्ट होता है, उस पे जो बीटल्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो ये भी रिलेशनशिप कमेंसलिज्म है। काउ डंग मतलब एक, उसको कुछ इम्पैक्ट ही नहीं होने वाला है, जो कुछ वेस्ट है, काउ वेस्ट या काउ डंग, और दूसरा जो बीटल है, तो बीटल का सर्वाइवल हो जाएगा, उनको वहां से फूड मिलेगा। तो ये भी एक रिलेशनशिप है। ये भी एक कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। देन और हर्मिट क्रैब एंड सी एनेमोन, यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल है, hermit crab and sea anemone. Hermit crab are vulnerable due to their soft abdomens. They solve this problem by finding empty snail shells to inhabit. And however, some hermit crab take this step further by forming a conventional relationship with sea anemone. The sea anemone attach itself to the shell of the hermit crab and gaining access to new feeding ground as the crab move around. So anemone also deter the predator with its stitching tentacles, which benefit the hermit crab. तो ये एक दूसरे को सो यहाँ पे ये भी एक रिलेशनशिप है हर्मिट क्रैब का और सी एनिमल का। यहाँ पे कमेंसलिज्म है, हर्मिट क्रैमल क्रैब्स को यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, सी एनिमल को कुछ लॉस नहीं, उसको भी बेनिफिट ही हो रहा है। फिर कमेंसलिज्म में फिर एक है पायलट फिश एंड शार्क। Pilot fish attach themselves to the large shark on large fish. The pilot fish benefit by feeding on scrap of food left behind by the larger fish. ये छोटे फिश इस शार्क के ऊपर अ, खुद को अटैच कर लेते हैं, अटैच देमसेल्फ टू द लार्ज शार्क, और उसकी वजह से लार्ज शार्क जहां पे भी जाता है खुद के लिए फूड फाइंड करता है। उसके बाद जो खाने के बाद जो रिमेनिंग फूड बचता है, तो उस पे ये छोटे फिश सर्वाइव हो जाते हैं। तो इसमें शार्क को कुछ लॉस नहीं है,
छोटे फिश को बेनिफिट्स हो रहा है, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। देन नेक्स्ट है अमेंसेलिज्म, थर्ड कंसेप्ट। ये बायोटिक इंटरैक्शन की तीसरी इंटरैक्शन है। यस, आई एम ऑडिबल एंड आर यू लिसनिंग? ओके, तो तीसरी इंटरैक्शन से अमेंसेलिज्म। अमेंसेलिज्म में क्या होता है, वन स्पेसिस हार्म एंड अदर स्पेसिस अनअफेक्टेड। जैसे हमने कमेंसलिज्म में क्या देखा, एक स्पेसिस बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को कुछ निगेटिव इंपैक्ट नहीं है, अनअफेक्टेड है। इस केस में शार्क इज अनअफेक्टेड। लेकिन अमेंसलिज्म में क्या है, वन स्पेसिस हार्म एंड अदर अनअफेक्टेड। एक को बेनिफिट नहीं है लेकिन लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट रिलीजिंग केमिकल इनटू द सॉइल। A plant releasing chemical into soil that inhibit the growth of other nearby plants, and the releasing plant is unaffected while other plants are harmed. मतलब क्या है, सपोज एक्सवाइजेड एक प्लांट है और वो प्लांट कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है। सपोज ये प्लांट कुछ केमिकल रिलीज कर रहा है, तो उसका इफेक्ट ये दूसरे प्लांट पे निगेटिवली होगा। इसको तो कुछ इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, this plant A will not affected, but plant B will get affected. So this is the amensalism example. Lichen and other plant, giant kelp forest and understory algae, ये amensalism का एग्जाम्पल है। दूसरा होता है, सपोज एक बड़ी ट्री है और उस बड़ी ट्री के नीचे एक छोटा ट्री आता है। तो क्या है कि इस बड़े ट्री की ग्रोथ का इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट इस छोटे ट्री पे होता है, निगेटिव इम्पैक्ट होता है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे, ये जो कुछ बड़ा ट्री है उसकी हाइट की वजह से, उसकी कैनोपी की वजह से छोटे ट्री को ना न्यूट्रिशन मिलते हैं, ना सनलाइट मिलता है, ना अच्छे से फोटोसिंथेसिस होती है, इसलिए निगेटिव इम्पैक्ट होता है। जिस पे निगेटिव इम्पैक्ट होता है, छोटे ट्री पे निगेटिव इम्पैक्ट होता है, लेकिन लार्जर जो ट्री है इट इज अनअफेक्टेड। तो वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज अमेंसेलिज्म। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन से अमेंसेलिज्म, जैसे यहाँ पे अमेंसेलिज्म का एग्जांपल है लाइकेन एंड अदर प्लांट। देखिए यहाँ पे लाइकेन की वजह से क्या हो रहा है, ये जो व्हाइटिश कलर है, ये व्हाइटिश कलर में लाइकेन है, और ये डार्क ग्रीन है वो अदर प्लांट्स है। ये लाइकेन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, जो अदर प्लांट्स है तो उनको निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, लाइकेन को कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इन व्हाइट प्लांट को निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, सो these white plants get negatively impacted। तो ये अमेंसेलिज्म का एग्जांपल है। उसके बाद जायंट केल्प फॉरेस्ट एंड अंडरस्टोरी अलगी। ये जो बड़ा केल्प फॉरेस्ट है उसकी वजह से सनलाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, और नीचे जो अलगी है तो उनको सफिशिएंट अमाउंट में सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, इसलिए उनकी ग्रोथ में क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या उनके ग्रोथ में बाधाएं आ रही। तो इट इज ऑल्सो अमेंसेलिज्म। देन नेक्स्ट है कंपटीशन एंड प्रेडेशन। कंपटीशन में क्या होता है, बोथ स्पेसिस आर हार्म, मतलब एक ही लक्ष्य है और दोनों उसके पीछे भाग रहे हैं, तो इट इज अ कंपटीशन। फॉर एग्जांपल, व्हेन टू स्पेसिस ऑफ बर्ड्स ईट द सेम टाइप ऑफ सीड, क्या बोल रहा हूँ,
when two species of bird eat the same type of seed, the bird compete for the limited supply of seed and which can lead one or both species being harmed. दोनों को उससे हार्म हो सकता है या किसी एक को हार्म हो सकता है, क्योंकि दोनों सेम टारगेट के लिए फाइट कर रहे हैं। और प्रेडेशन में क्या होता है, वन बेनिफिटेड एंड अदर हार्म। सपोज सपोज बिल्ली चिकन को खा रही है, कुत्ता चिकन को खा रहा है, या कैट, एक कैट चिकन को खा रही है, या बेस्ट एग्जांपल लेंगे डॉग और चिकन। डॉग और चिकन, ये बेस्ट एग्जांपल है प्रेडेशन का। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेडेशन होगा कि डॉग चिकन को खा रही, तो इसमें चिकन को हार्म होने वाला है, डॉग को बेनिफिट होने वाला है। ये प्रेडेशन का एग्जांपल है, डॉग एंड चिकन। कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में दोनों स्पेसिस गेट हार्म। तो हमने अभी तक म्यूचुअलिज्म देखा, कमेंसलिज्म देखा, अमेंसलिज्म देखा, कंपटीशन देखा, प्रेडेशन देखा। ठीक है, बाकी जो कंसेप्ट है, एम आई ऑडिबल? यस, रिमेनिंग कंसेप्ट्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। आज के सेशन में मैंने इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी को कवर किया है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्टिविटी को कवर किया है, देन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी लाइक बायो अक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन, बायो कॉन्सेंट्रेशन को कवर किया है। उसके बाद मैंने इकोलॉजिकल, व्हाट इज मीन बाय इकोलॉजिकल नीश, उसको कवर किया है। और उसके बाद मैंने बायोटिक इंटरैक्शंस पे हमारे सेशंस का कवरेज स्टार्ट किया था। ओके, थोड़ा मैं अर्ली कंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ वन अर्जेंट, एक मेरा अर्जेंट काम है इसलिए। ओके, और लास्ट दो सेशन में मैंने विदाउट शॉर्ट नोटिस लेक्चर कैंसल हुए ड्यू टू माय हेल्थ इशू। उसके फॉर दैट सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि मैनेजमेंट को भी मैंने इन्फॉर्म नहीं करते वक्त लेक्चर नहीं लिए थे, इसलिए सबको थोड़ा परेशानी हो गई मेरी वजह से। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, स्पेसिफिकली आप लोगों को भी। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में इस इंटरैक्शंस को हम आगे डिस्कस करेंगे और नया टॉपिक, न्यू टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एम आई ऑडिबल? यस, ओके। नेक्स्ट सेशन में इसकी क्विक रिवीजन में भी कर लूंगा और इसकी पीडीएफ भी मैं शेयर करता। इस पीडीएफ को मैं मैम को शेयर करता ताकि वो आप तक पहुंचा सके। और जो पायोनियर की नोट्स है वो सफिशिएंट नोट्स है, उसमें सब चीजें बेसिकली, उसको रीड किया तो भी चलेगा, वही रीड करो, मैं तो सजेस्ट करूंगा। पायोनियर के जो एनवायरनमेंट के नोट्स है उसको ही रेफर करो आप। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। We will meet in next session. Any doubt in today's session? Okay. Okay, thank you so much.